हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। और यूपीएससी सीएससी परीक्षा की तैयारी में अब आपको मजा आ रहा होगा। स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी में जब आप क्लासेस ले रहे हैं तो आपको और चीजें, कंसेप्चुअल जो चीजें हैं वो आप बिल्ड कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ अब आपको लगने लगा होगा कि हमारी तैयारी एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी तैयारी को और सही दिशा में आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। 3 अप्रैल से स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी का कौन सा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, मेंटरशिप की सुविधा, ज्ञानवाणी सेशन और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इस फाउंडेशन कोर्स में मिलेंगे। इस फाउंडेशन कोर्स की जो क्लासेस चलेंगी वो करीब 13 से 14 महीने आपके पास चलेंगी। साथ ही साथ इसकी वैधता कब तक आप इसको देख सकते हैं, वो इसकी वैधता 2 साल मतलब 24 महीने इस कोर्स की आपके पास वैधता होगी। इस कोर्स का प्राइस है 30,500 रुपए। लेकिन अगर आप कोड यूज करते हैं एमबी लाइव, अगर आप कोड यूज करते हैं एमबी लाइव, तो आपको ये 30,500 रुपए ना देके आपको कितने में मिल जाएगा ये कोर्स? 18,999 रुपए में। ध्यान रहे ये कोर्स, ये बैच शुरू हो रहा है 3 अप्रैल से। अगर आपको 2024 का अटेम्प्ट देना है तो दिस इज द करेक्ट टाइम, ये बिल्कुल सही समय है। इसके बाद जितना ज्यादा आप विलंब करेंगे उतना ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा आपकी तैयारी, उतना ज्यादा मुश्किल होता जाएगा आपका सिलेक्शन। तो कोशिश कीजिए कि ये बैच, इसमें आप एडमिशन ले लें और अब देर ना करें। बुक की लगातार पता नहीं क्यों क्वेरीज लगातार आती रहती हैं। इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेजेस हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेजेस हैं। तो किताब अपने पास ये 2 किताबें हैं जो स्टडी आईक्यू द्वारा प्रकाशित किताबें हैं। किताब नंबर 1 और किताब नंबर 2 ये किताब है। ये दोनों आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम जिस किताब को आधार बना के चल रहे हैं वो ये किताब है। आप में से बहुत से लोगों के ये डाउट है कि सर हम ज्योग्राफी के लिए कौन सी किताब पढ़ें। तो देखिए, ये जो स्टडी आईक्यू आईएएस द्वारा प्रकाशित ये 2 जो किताबें हैं, ये संपूर्ण रूप से आपकी तैयारी करवा देंगी। अगर आप सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज के तौर पर इन दोनों किताबों को देख रहे हैं तो जीएस के लिए जितनी चीजें आपको जरूरत है वो सारी चीजें इन दोनों किताबों में दी हुई हैं। पहली जो किताब है उसमें बात की जाती है भूगोल के सिद्धांतों के बारे में, या मैं इसको अंग्रेजी में कहूं तो ये डील करता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी के से। और इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के कंसेप्ट। साथ ही साथ इस किताब का एक और फायदा आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है? वो ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। बहुत बार आप पूछते रहते हैं कि सर मैं नोट्स कैसे बनाऊं, हम चीजें आगे बढ़ती जा रही है, हम पुराना भूलते जा रहे हैं, हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। रिवीजन आप तब नहीं कर पाते जब आपने नोट्स इतने बल्कि बना लिए, इतने ज्यादा पेजेस के आपने नोट्स बना लिए कि एक दिन में आप पहली क्लास से आज जो आपकी क्लास है वहां तक आप एक साथ नहीं पढ़ पा रहे, तब आप रिवीजन करने में आपको मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपके नोट्स, सोचिए मानिए आज आपकी 25 क्लास खत्म हो गई है, 26वीं आपकी क्लास है, तो 25 क्लास के नोट्स आपके पास सिर्फ 50 पेजों में अगर हैं तो वो 50 पेजें एक दिन में रिवाइज आराम से किए जा सकते हैं। और शर्त यह है कि आप पहले ही दिन से, आप पहली क्लास को आप कितनी बार रिवाइज कर चुके होंगे? 25 बार आपने रिवीजन कर चुका होंगे। तो 25 बार किसी चीज का रिवीजन हो जाए तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि जब आप पहला जो पेज है अपने नोट्स का वो देखेंगे तो सिर्फ आपको देखने की जरूरत है, आपको अपने आप दिमाग में ये चीजें याद आने लग जाएंगी कि ये जो सेंटेंस है या ये जो शब्द है ये मैंने उस पेज के किस कोने में लिखा हुआ है। अगर वो दाईं तरफ लिखा हुआ है या बाईं तरफ लिखा हुआ है, वो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, मैंने उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, ये सब चीजें भी आपको याद हो जाएंगी। तो इस किताबों से आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा एक तो आपको नोट्स कैसे बनाने, स्पेशली ज्योग्राफी में जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि इसमें आपके पास नक्शे बहुत होने चाहिए, इसमें चित्र बहुत होने चाहिए, इसमें फ्लो चार्ट्स बहुत होने चाहिए। तो ये सब चीजें आपको इन किताबों से पता लग जाएंगी। आगे चलते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारी खत्म कर चुके हैं, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत हमने खत्म कर चुके हैं। तो उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो हम पीटीटी में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था प्लेटों की गतिशीलता के कुछ कारण थे। क्या क्या गतिशीलता के कारण थे? तो हमने देखा था पृथ्वी का घूर्णन,
पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या से क्या होती है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। क्या ये पश्चिम से पूर्व होती है या पूर्व से पश्चिम होती है? किसकी घूर्णन आपको बताना है? पृथ्वी का घूर्णन। आपको गुरुत्व बल बताना है, गुरुत्व बल कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। क्या ध्रुवों पे गुरुत्व बल ज्यादा देखने को मिलेगा, या आप मुझे बताइए भूमध्य रेखा पे आपको गुरुत्व बल ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको बताना है संवहन धारा। संवहन धारा कहाँ से शुरू होती है, कौन से मंडल से शुरू होती है? ये दुर्बल मंडल से शुरू होती है, स्थल मंडल से शुरू होती है। स्लैब दबाव और स्लैब खिंचाव, हमने देखा था स्लैब पुल और स्लैब पुश। आपको ये बताना है कि हमेशा कौन सी प्लेट ऊपर रहेगी और कौन सी प्लेट नीचे रहेगी। किस आधार पर आप ये बताएंगे? आप इसको बताएंगे घनत्व के आधार पर, आप इसको बताएंगे डेंसिटी के आधार पर। और आपको ये भी मुझे बताना है कि पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, ये पॉइंट ए पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे स्लैब का खिंचाव हो रहा होगा या स्लैब पे दबाव पड़ रहा होगा, यहाँ पे स्लैब पुल हो रही होगी या स्लैब पुश हो रही होगी। और मेंटल प्लूम, ये कुछ चीजें हमने देखी थी, इससे हम ये पता लगा पाए थे कि प्लेटों के मध्य जो गतिशीलता होती है उसके क्या क्या कारण हैं। तो आप जब मुख्य परीक्षा में भी उत्तर लिखेंगे तो इसी तरीके का आप इस तरीके का फ्लो चार्ट एक बना सकते हैं। और फ्लो चार्ट के बाद आप इसके आगे ही इसकी कुछ 2 या 3 जो पॉइंट आपको लगते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिख के आप देखेंगे कि आपने एक चित्र में ही बहुत सारी चीजें जो आप हो सकता है अगर टेक्स्ट फॉर्म में लिखते, एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखते तो करीब करीब वो आपके 200 से 250 शब्द ले लेता। लेकिन अगर आप इसको चित्र की सहायता से बनाने की कोशिश करेंगे अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर में, तो आप पाएंगे बहुत छोटी जगह में आप बहुत सारी चीजें आप उसमें लिख पाएंगे जो आपको नंबर भी दिला सकती हैं। तो ये हमने बात करी थी प्लेटों की गतिशीलता के बारे में। उसके बाद हमने बात करी थी कि प्लेटों में गति किस प्रकार होती है। तो प्लेटों में गति 2 प्रकार से होती है, पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष और प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष। जब हमने प्लेटों के मध्य एक दूसरे के सापेक्ष हमने बात करी थी तो हमने बात करी थी अभिसारी प्लेट की, अपसारी प्लेट गति और समानांतर प्लेट गति के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग अभिसारी प्लेट गति को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभिसारी को हमने अंग्रेजी में क्या बोला था, अगर आपको याद है तो हमने इसका दूसरा नाम जो बताया था वो क्या था? कन्वर्जेंट। क्या नाम था इसका? कन्वर्जेंट। कितनी प्रकार की हो सकता है, कितने प्रकार से अभिसरण हो सकता है? तो अभिसरण हमने देखा था 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से थे वो 3 प्रकार? आप हमने को याद है कि सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल और ओशियन, महाद्वीपीय और महासागरीय। फिर हमने पढ़ा था महाद्वीपीय महाद्वीपीय। फिर हमने पढ़ा था महासागरीय महासागरीय। ये 3 चीजें हमने पढ़ी थी। इन 3 प्रकार से अभिसरण इनका हो सकता है। आपको मुझे बताना है कि क्या भूकंप आपको यहां देखने को मिलेंगे? क्या भूकंप आपको यहां भी देखने को मिलेंगे? और क्या महासागरीय प्लेटों के बीच में अगर अभिसरण हो रहा है तो क्या यहां भी आपको भूकंप देखने को मिलेंगे? साथ ही साथ आप मुझे यह भी बताएंगे कि क्या ज्वालामुखी आपको यहां देखने को मिलेगा महाद्वीपीय और महासागरीय अभिसरण में? क्या आपको ज्वालामुखी यहां देखने को मिलेगा? कहां पे? महाद्वीपीय अभिसरण में। और अगर मैं बात करूं यहां की तो क्या आप मुझे बताएंगे यहां पे भी ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा या नहीं? ज्वालामुखी आपको शायद चीजें जब आप देखें तो आपको एक और चीज याद आएगी कि जल वाष्प की क्या भूमिका होती है किसमें? ज्वालामुखीयता में। या ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, जब मैग्मा बाहर आएगा, लावा में परिवर्तित होगा, तो उसमें किसकी भूमिका आपको देखनी है? जल वाष्प की भूमिका देखनी है। तो जल वाष्प आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? आपको शायद ये 3 नाम देख के समझ में आ रहा होगा कि आपको जल वाष्प कहां कहां देखने को मिलेंगे। एक और चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप यहाँ पे बनी हुई स्थल आकृतियों को देखेंगे तो स्थल आकृति में आपको पर्वत दिखेंगे। तो क्या यहाँ पे आपको वलित पर्वत दिखेंगे? वलित पर्वत देखने को मिलेंगे? क्या यहाँ पे आपको वलित पर्वत देखने को मिलेंगे? और यहाँ पे आपको किस प्रकार के पर्वत देखने को मिलेंगे? आपको ये बताना है।
क्या यहाँ पे भी आपको वलित पर्वत देखने को मिलेंगे या वलित पर्वतों के अलावा कोई पर्वत आपको देखने को मिलेगा? उसके बाद अगर आपको याद आ रही हैं चीजें, तो हमने एक और चीज पढ़ी थी, ट्रेंच। तो ट्रेंच का निर्माण क्या यहाँ पे होगा? क्या यहाँ पे भी ट्रेंचों का निर्माण होगा? और क्या यहाँ पे भी ट्रेंच का निर्माण होगा? देखिए, ये बनाने का मेरा मकसद ये है कि जब आपके नोट्स बनने चाहिए तो कुछ इसी प्रकार बनने चाहिए। हमने जब इसको समझा था तो करीब करीब हमारी एक क्लास पूरी हमने अभिसरण प्लेट सीमा के बारे में पढ़ा था। अगर उतने ही चीजें आप अपने नोट्स में लिख रहे हैं तो आपके नोट्स, उस क्लास के नोट्स अगर आप देखेंगे तो करीब 3 से 4 पेजेस के आपके सिर्फ एक क्लास के नोट्स होंगे। लेकिन आप जब इनको इन टेबल फॉर्म में आप बनाने की कोशिश करेंगे तो टेबल फॉर्मेट में आप देखेंगे, आप आधे पेज में क्या होगा, आपका पूरा आपने समराइज करके आपने लिख लिया है। और चीजें जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपने सिर्फ एक अक्षर भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रेंच, और ट्रेंच के आगे क्वेश्चन मार्क आपने लगा रखा है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ट्रेंचों का निर्माण कहाँ पे होगा और कहाँ पे ट्रेंचों का निर्माण नहीं होगा। कहाँ पे भूकंप जो आएंगे वो छिछले होंगे, मध्यम होंगे या गहराई वाले होंगे। ये चीजें आपको अपने आप याद आना शुरू हो जाएंगी। तो इसी प्रकार आपके नोट्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे भूकंप आता है तो आपके पास सही का निशान होना चाहिए। अगर भूकंप नहीं आता या ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं होते हैं तो क्रॉस का निशान आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार के अगर आपके नोट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्यों मैं सही दिशा में बोल रहा हूं? क्योंकि आपके पास अगर इस प्रकार के नोट्स हैं तो आप चीजों को बहुत अच्छे से और बहुत कम समय में क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। लेकिन यही नोट्स अगर आपने पैराग्राफ फॉर्म में बना लिए, यही नोट्स आपने बड़े बड़े पेजेस में आपने बना लिए, बहुत सारी चीजें उसमें आपने लिख ली, तो आप पाएंगे कि ना तो आप प्रारंभिक परीक्षा से और ना ही मुख्य परीक्षा से पहले आप अपने नोट्स को क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए नोट्स आपके छोटे हों। इसी को कहा जाता है शॉर्ट नोट्स। जो आपने सुना होगा टॉपर्स बार बार क्या कहते हैं कि आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स और कुछ नहीं होते, इसी प्रकार के नोट्स होते हैं, इन्हीं को क्या कहोगे आप, शॉर्ट नोट्स कहोगे। तो ये हमने बात करी थी कुछ अभिसारी प्लेटों के बारे में। फिर हमने बात करी थी अपसारी प्लेटों के बारे में, या इसको हमने बोला था डाइवर्जेंट। तो क्या यहां पे ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेंगे? इसको भी हमने देखा था, जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, क्या इनको भी हम इन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या इनको भी मैं इस प्रकार 3 आधार पे विभाजित कर सकता हूं या नहीं? अगर कर सकता हूं तो क्यों कर सकता हूं, और नहीं कर सकता तो क्या वजह रही होगी कि हमने इनको 3 भागों में विभाजित नहीं किया है? क्या यहाँ पे जब डाइवर्जेंट होगा, जब इन अपसारी गति होगी, तो क्या कटकों का निर्माण होगा? क्या यहाँ पे सागर नितल प्रसरण होगा? सागर नितल प्रसरण ये होगा। ये कुछ बातें हमने कौन सी प्लेटों को लेके करी थी, अपसारी प्लेट गतियों को लेके या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को लेके हमने करी थी। इसके बाद जो आखिरी बात हम कर रहे थे, समानांतर, या मैं इसको कहूं पैरेलल। तो जब हमने पैरेलल प्लेट बाउंड्री पढ़ी थी तो हमने देखा था यहां भी कुछ पर्वतों का निर्माण होगा। तो ये किस प्रकार के पर्वत होंगे? क्या ये भी वलित पर्वत होंगे या इनको कुछ और नाम हमने दिया था? क्या यहाँ पे हमने देखा था कुछ द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे, या मैं कहूँ यहाँ पे हमने बात करी थी कुछ चाप द्वीपों की। आपको याद आ रहा होगा हमने फिलीपींस प्लेट के साथ एक और प्लेट का नाम लिया था जिसका नाम था पैसिफिक प्लेट, और फिलीपींस और पैसिफिक प्लेट से किसका निर्माण हो रहा था, तो वो आपको बताना है। क्या वो पैसिफिक प्लेट और फिलीपींस प्लेट हमने समानांतर प्लेट बाउंड्री में बात करी थी या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में बात करी थी? ये चीज भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप देखेंगे कि हमने जब चीजें देखी थी तो बहुत आसानी से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ गए थे, लेकिन जब चीजें रिकॉल करते हैं और एक एक चीजें हम देखते हैं तो हमको याद आता है कि यार ये द्वीप चाप समूह कहीं समानांतर प्लेट सीमा में था या डाइवर्जेंट प्लेट सीमा में था या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे था। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो सकता है?
इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यह आपका पेज है कॉपी का, कॉपी के पेज के 3 हिस्से कर लीजिए। ऊपर ही ऊपर आपके पास हेडिंग होनी चाहिए अभिसारी, नीचे हेडिंग होनी चाहिए अपसारी, और यहां होनी चाहिए समानांतर। और यहां पे इसके पॉइंट्स होने चाहिए बस आपके पास एक एक दो दो अक्षरों में। ऐसा नहीं कि यहां पे आपने बहुत सारा टेक्स्ट लिख लिया, इस प्रकार के आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए इनके बस। अगर आप इस तरीके से अपने नोट्स बना पाने में सक्षम हैं, इसका मतलब यह है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप सही रास्ते पे आगे चल रहे हैं। देखिए ये सब नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स आप तभी बना पाएंगे जब चीजें आपने अच्छे से पढ़ी हैं, अच्छे से समझी हैं। अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आई हैं, तो यहाँ पे आपको यही नहीं पता लगेगा कि कौन सी चीज मेरे को लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। क्यों ये पता नहीं लगेगा? क्योंकि आप अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, इस प्रकार होनी चाहिए। हम लास्ट क्लास में एक नया टॉपिक हमने शुरू कर दिया था, उस लास्ट क्लास के नए टॉपिक के बारे में हमने बात करी थी, जिसको हमने नाम दिया था भूकंप। क्या नाम दिया था? भूकंप। और उस भूकंप को पे आगे हम लोग अगर चलें तो हमने भूकंप को देखा था कि भूकंप क्या है। तो हमने भूकंप को देखा था, भूकंप 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? यहाँ पे आप देखेंगे भू प्लस कंप। तो हमने बात करी थी जब भूमि में कंपन होने लगे, भूमि में या पृथ्वी पे कंपन होने लगे, तो इसी को आप क्या कहोगे? इसी को आप भूकंप कहोगे। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? अर्थक्वेक कहा जाता है। क्वेक मतलब हिलना। तो कौन हिल रहा है? अर्थ हिल रही है, पृथ्वी हिल रही है। तो भू में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशंस अगर हो रहे हैं, तो इसी को आप क्या कहोगे? भूकंप कहोगे। इसके बाद हमने कुछ शब्दावली की बात करी थी जो भूकंप में बहुत आमतौर पर प्रयोग करते हैं। तो जहां पे ये फॉल्ट लाइन इसको कहा जाता है। फॉल्ट लाइन क्या होती है इसको समझिए। ये मानिए प्लेट 1 है और ये मान लीजिए प्लेट 2 है। ये P1 और P2 ये दोनों किसी सहारे से रुकी हुई थी अभी तक। मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रही, लेकिन अभी किसी का भी धक्का इतना मजबूत नहीं है कि कोई एक दूसरे को खिसका सके। तो P1 और P2 टिकी हुई है यहाँ पे। अब मान लीजिए P2 के पास कुछ ज्यादा ताकत आ गई। P2 ने बॉर्नविटा खा लिया। P2 ने जैसे ही बॉर्नविटा खाया उसके पास ताकत आ गई और उसने P1 को खिसका दिया पीछे की तरफ। तो ये है वो फॉल्ट लाइन। ये जो मेरे हाथ के बीच में आप देख रहे हो, ये क्या है? वो फॉल्ट लाइन। और यहीं पे क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊर्जा का क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रही है, ऊर्जा विमुक्त हो रही है। तो जहां पे जिस पॉइंट पे ऊर्जा विमुक्त हो रही है, जहां पे ऊर्जा विमुक्त हो रही है, और वो ऊर्जा कहां विमुक्त होगी? इस फॉल्ट लाइन पे। तो इसी जहां पे जिस पॉइंट को आप क्या नाम दोगे? इस पॉइंट को आप नाम दोगे उद्गम, उद्गम केंद्र। क्या कहा जाता है इसको? उद्गम केंद्र। यह इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फोकस, और इसी को कहा जाता है हाइपो सेंटर। हाइपो सेंटर इसको कहा जाता है। किस पॉइंट को हाइपो सेंटर कहोगे? किसको फोकस कहोगे? किसको उद्गम केंद्र कहोगे? ऐसा केंद्र जो किस पे स्थित है? फॉल्ट लाइन पे स्थित है, और जहां पे क्या हो रही है? ऊर्जा विमुक्त हो रही है तरंगों के रूप में, उसको आप क्या कहोगे? उद्गम केंद्र कहोगे। उसको आप फोकस कहोगे, उसी को आप हाइपो सेंटर कहोगे। हमें पता है जब भूकंप आता है तो 2 प्रकार की तरंगे आपको देखने को मिलेंगी। कुछ तरंगे कौन सी होंगी? पी तरंगे आपको देखने को मिलेगी, और इसके अलावा कुछ तरंगे आपको कौन सी देखने को मिलेंगी? एस तरंगे आपको देखने को मिलेंगी। और ये पी और एस तरंगे आप देखेंगे कहां पे टच करेंगी? सबसे पहले इस पॉइंट पे टच करेंगी, और पृथ्वी पे या धरातल पे सबसे पहले पी तरंगे टच कर रही हैं। क्यों टच कर रही हैं? क्योंकि हमें पता है पी जो तरंगे होती है, उनकी जो वेग होता है, उनकी जो स्पीड होती है, सबसे तेज होती है, सबसे तीव्र होती है। तो पी तरंगे सबसे पहले धरातल को टच कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे पी तरंगों ने धरातल को टच किया है, जिस पॉइंट पे पृथ्वी की भूपर्पटी को इन्होंने स्पर्श किया है, उस पॉइंट को आप क्या कहोगे? एपी सेंटर कहोगे। या इसी को कहा जाता है अधिकेंद्र। क्या कहते हैं इसी को? अधिकेंद्र।
आखिरी लास्ट क्लास में हमारी ये भी बात हुई होगी कि अधिकेंद्र जो होता है, कौन सा केंद्र? अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, और इसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एपी सेंटर। अधिकेंद्र जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, किसके साथ? फोकस के साथ, उद्गम केंद्र के साथ, या इसी को मैं कह सकता हूं हाइपोसेंटर के साथ। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है? भाई हो सकता है वो 90 से ज्यादा का बनाता हो सकता है वो 90 से कम का बनाता हो। तो एक कंसेप्ट समझ लेते हैं यहां पे। एक चीज होती है जिसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस, और दूसरी चीज जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होता है ये डिस्टेंस और क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट? देखिए, आम बोलचाल में हम दो बिंदुओं के बीच की क्या नापते हैं? दूरी मापते हैं। तो ये दूरी के मापक आपको देखने को मिलेंगे। अब आप ऐसे समझिए कि ये आपका घर है, ये आपका क्या है? घर है, और ये आपका कॉलेज है। ठीक है, महाविद्यालय है आपका। आप घर से कॉलेज गए, तो कॉलेज बहुत तरीके से जाया जा सकता है ना? एक बहुत शरीफ बच्चा था, एक बहुत शरीफ बच्ची थी, उसका नाम ए था, और उसने क्या किया, अपने घर का गेट खोला और जो सीधी सड़क जा रही थी उस पे चला, और कहां पे पहुंच गया? अपने कॉलेज पहुंच गया, अपने विद्यालय पहुंच गया। दूसरा, एक और बच्चा था, वो कॉलेज गया, यहां पे उसको मिली चाय की टपरी, पहले वो चाय की टपरी पे बैठा, यहां पे वो अपने दोस्त को लेने गया, यहां पे ये लड़की जा रही थी तो ऐसे घूमते हुए ये लोग पहुंचे यहां अपने कॉलेज। तो दोनों लोग निकले कहां से? अपने घर से निकले दोनों। दोनों को पहुंचना कहां था? कॉलेज पहुंचना था। लेकिन आप देखेंगे कि जो बच्ची थी वो एकदम सीधे वाले रास्ते पे चली गई, और जो लड़का था वो इस प्रकार घूमते 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 कहां पहुंच रहा है? कॉलेज पहुंच रहा है। दोनों की जो शुरुआती पोजीशन है, जो इनिशियल पोजीशन है, वो घर है, और दोनों की जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है? कॉलेज है। लेकिन उसके बीच में आप देखेंगे दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो जो सबसे छोटा आपको डिस्टेंस देखने को मिल रहा है कॉलेज और घर से, उसको आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ऐसी दूरी वो कुछ भी हो सकती है, वो हो सकता है ऐसी हो, यहां से कोई जाए, कोई हो सकता है यहीं पे घूमते घूमते और यहां से जाए। ये जो दूरी आपको देखने को मिल रही है ये होती है डिस्प्लेसमेंट। और किसी भी दो बिंदुओं के मध्य अगर आप दूरी देखेंगे, जो सबसे छोटी दूरी आपको देखने को मिलेगी वो इस प्रकार देखने को मिलेगी। वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब बात करते हैं जो हमारा, यह है आपका कौन सा केंद्र? यह है आपका उद्गम केंद्र, और यह है आपका अभी समझते ही है आपका अधिकेंद्र। इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य अगर आप कोण देखेंगे तो कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? हमेशा 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही सबसे छोटा रास्ता है जहां से पी तरंगे सबसे पहले कहां पहुंच सकते हैं? भूपर्पटी पे पहुंच सकती है। और जहां पे पी तरंगों ने भूपर्पटी को स्पर्श किया, टच किया, उसी को आप क्या कहोगे? अधिकेंद्र कहोगे। अधिकेंद्र पे ही सबसे ज्यादा तेजी से आपको भूकंप के झटके महसूस होंगे। अधिकेंद्री वो जगह है जहां पे भूकंप सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा। इसके बाद यहां से कौन सी तरंगे शुरू हो जाती हैं? फिर धरातलीय तरंगे शुरू हो जाएंगी, और धरातलीय तरंगे आगे की ओर बढ़ेंगी। हालांकि धरातलीय तरंगे भी बहुत सारी तबाही मचेंगी, लेकिन सबसे पहली तबाही आपको कहां देखने को मिलेगी? इस अधिकेंद्र पे सबसे पहले इस भूकंप का, इस अर्थक्वेक का इम्पैक्ट आपको देखने को
मिलेगा। अच्छा, जो इनका प्रभाव होता है, भूकंप का जो प्रभाव होता है, या मैं कहूं भूकंप जब आप महसूस करते हो तो कितनी देर के लिए आप उसको महसूस करते हो? ऐसा होता है क्या कि भूकंप 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, कई सालों तक लगातार आ रहा है, या भूकंप कुछ सेकंडों के लिए आता है और तुरंत चला जाता है, या कुछ सेकंड के लिए आपको वो झटके महसूस होंगे? तो ये कैसे होते हैं? अल्पकालिक होते हैं। कैसे होते हैं? अल्पकालिक। अभी सिर्फ समझ लीजिए कैसे होते हैं अल्पकालिक, ये आगे हमारे काम में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे बहुत सारी चीजें, तो वहां पे मैं वापस लेके आऊंगा कि जो भूकंप है वो कैसे थे, अल्पकालिक थे। आज भूकंप आ गया, आपको पता है कि हाल ही में दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस हुए थे, जिसका जो फोकस था वो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिला था। तो दिल्ली में जो झटके महसूस हुए थे, ऐसा नहीं है ना कि उसके बाद लगातार दिल्ली में झटके महसूस हो रहे हैं, या उस दिन के बाद दिल्ली ऐसे हिलती जा रही है, रुकी नहीं रही है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ देर के लिए आया और फिर चला गया। तो वो कैसे होते हैं? अल्पकालिक होते हैं। इसके बाद हम बात करें कि भूकंपों को हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है भूकंप को? एक ऐसे भूकंप जो छिछले उद्गम स्थल के हैं, जो बहुत गहराई पे आपको देखने को नहीं मिल रहे। दूसरे जो मध्यम गहराई पे देखने को मिल रहे हैं, और तीसरे जो बहुत अधिक गहराई पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इस आधार पे हम भूकंप को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहले जिनको हम कह रहे हैं उथले या छिछले भूकंप, दूसरे मध्यवर्ती भूकंप, या तीसरे गहरे भूकंप। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी पे ये आपका जो पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूं F1, क्योंकि ये फोकस है, उद्गम केंद्र, इसको तो F1 नाम दे दूं, इसको F2 नाम दे देता हूं, और इसको F3 नाम दे देता हूं। ठीक है। F1 की जो गहराई आपको देखने को मिल रही है, वो मानते हैं 70 किलोमीटर की आपको देखने को मिल रही है। F2 की अगर आप देखेंगे तो F2 की जो आपको गहराई देखने को मिल रही है, अगर आप स्थल से देख रहे हैं तो वो आपको देखने को मिल रही है 300। और F3 की अगर आप देखेंगे तो वो मान लेते हैं उसकी गहराई है आपके पास 700 किलोमीटर। ये सब किसमें? किलोमीटर। तो जो F1 वाले भूकंप आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन से वाले? F1 वाले, जिनकी गहराई 0 से लेके 70 किलोमीटर। अब ये 70 किलोमीटर तक हो सकते हैं ना, हो सकता है इनकी गहराई 50 किलोमीटर पे हो सकता है 40 पे हो, लेकिन ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 70 किलोमीटर तक। ऐसे उद्गम केंद्र वाले भूकंप जिनकी गहराई आपको कितनी देखने को मिल रही है? 70 किलोमीटर देखने को मिल रही है, तो इनको कौन से केंद्र वाले भूकंप कहोगे? छिछले भूकंप इनको कहोगे, या इन्हीं को कहा जाता है शैलो अर्थक्वेक। क्या कहा जाता है इनको? शैलो अर्थक्वेक। ये टर्म आपने हाल ही में बहुत सुना होगा, जब तुर्की में भूकंप आया था तो शैलो अर्थक्वेक की बात हो रही थी। तो अब आप शायद समझ पाएंगे न्यूज़ को, अगर आप वापस देखेंगे न्यूज़पेपर के, अगर आपके पास नोट्स हैं, अगर कोई पहले से तैयारी करता आ रहा है, उसने नोट्स बनाए होंगे, तो उसमें वहां लिखा होगा शैलो अर्थक्वेक क्या होते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि क्या होते हैं शैलो अर्थक्वेक, जिनका उद्गम केंद्र आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा? 0 से 70 किलोमीटर की गहराई पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं F2 की। ये जो आपको देखने को मिलेंगे, ये में देखने को मिलेंगे 70 से 300 किलोमीटर की गहराई पे। 70 से 300 किलोमीटर की गहराई पे अगर आपको उद्गम केंद्र देखने को मिल रहा है, तो ये किस प्रकार के भूकंप हैं? ये हैं मध्यवर्ती। कौन से हैं? मध्यवर्ती। और तीसरे अगर मैं बात करूं F3 वाले, F3 वाले जिनकी गहराई आपको देखने को मिलेगी 300 से 700 किलोमीटर, ये गहराई वाले, अधिक गहराई वाले भूकंप ये आपको देखने को मिलेंगे। तो छिछले भूकंप क्या होते हैं? मध्यवर्ती वाले भूकंप क्या होते हैं? गहराई वाले भूकंप क्या होते हैं? ये हमने क्या किया है? भूकंप को विभाजित किया है 3 भागों में। और किस आधार पर विभाजित किया है? हमने आधार जो लिया है वो लिया है कि उद्गम केंद्र की गहराई,
उद्गम केंद्र की गहराई के आधार पे हमने किसको 3 भागों में विभाजित किया, भूकंपों को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से हैं वो 3 भाग, तो हमें पता है उथले, छिछले या इन्हीं को कहा जाता है क्रिस्टल भूकंप, जो आपको कहां से देखने को मिलेंगे, 70 किलोमीटर से कम दूरी पे। मध्यवर्ती भूकंप 70 से 300 और गहरे भूकंप आपको 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पे देखने को मिलेंगे। इस चीज को हम आराम से इस चित्र से समझ सकते हैं कि पृथ्वी पे 3 पॉइंट हमने ले लिए। पहला जो बिंदु है वो करीब 70 किलोमीटर तक है, दूसरा जो 300 और तीसरा 700 किलोमीटर पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आप मुझे क्या ये बता सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप कौन सा होगा, शक्तिशाली भूकंप कौन सा होगा। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। कौन कौन से 3 ऑप्शन है आपको पता ही लग गया होगा। पहला जो ऑप्शन है वो है छिछले उद्गम वाले, शैलो अर्थक्वेक। दूसरा मध्यवर्ती, मीडियम डेप्थ वाले। तीसरा गहराई वाले या गहरे डेप्थ वाले। तो आपको बताना है इनमें से सबसे शक्तिशाली भूकंप कैसा होगा। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं, तो आप एक बात बताइए मुझे कि आप किसी चेयर पे बैठे हैं। आप किस पे बैठे हैं, किसी चेयर पे आप बैठे हैं। अभी आपके नीचे सिर्फ एक चेयर है और नीचे से किसी ने चेयर के नीचे से मारने की कोशिश की आपको। तो मान लीजिए अभी सिर्फ एक चेयर थी, तो एक चेयर पे जब नीचे से मारने की कोशिश की जाएगी तो आपको क्या ज्यादा लगेगी, या आप सोचिए अब आपके पास 2 चेयर हो चुकी हैं और 2 चेयर के बाद नीचे से मारने की कोशिश की जा रही है तो अब ज्यादा आपको लगेगी। या तीसरा ऑप्शन ये है कि 3 चेयर हैं अब आप और 3 चेयर के ऊपर आप बैठे हो, अब नीचे से मारने की कोशिश की जाए तो आपको लगेगी। ऐसे समझिए, इस चेयर पे आप बैठे, आप ये बैठे, ए नाम है आपका, और नीचे से कोई मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरा केस ये है कि अब 2 चेयर है एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, यहाँ पे भी एक कौन बैठा है, आप ही बैठे हैं ए, अब नीचे से मारने की कोशिश की जा रही है। और ये 3 कुछ चेयर्स पे आप बैठे और नीचे से फिर से आपको मारने की कोशिश की जा रही है। इन तीनों केसेस में अगर आप देखोगे तो किसमें सबसे ज्यादा आपको लगने के चांसेस हैं या किसमें सबसे ज्यादा आपको लगेगी, तो आप बता सकते हैं कि सर इस केस में मेरे को सबसे ज्यादा लगेगी और इस केस में सबसे कम लगेगी। हाँ या ना। अब इसी को लेके चलना है इस वाले सवाल पे, इसी कंसेप्ट को इस वाले सवाल पे लेके आना है कि सबसे शक्तिशाली भूकंप कौन सा होगा, छिछले उद्गम वाला होगा, मध्यवर्ती वाला होगा, या गहरे भूकंप सबसे शक्तिशाली होंगे। अगर आप इसको बता दिए तो इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ गई हैं, अगर नहीं तो आपको फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं और ये होते हैं, हमने बात करी शैलो फोकस। शैलो फोकस या जिसको हम कह सकते हैं छिछले, शैलो को क्या कहा जाता है, छिछले, छिछले भूकंप। ये आप देख रहे हैं कितनी गहराई पे आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे 0 से 70 किलोमीटर तक। फिर इंटरमीडिएट फोकस वाले, या मैं इनको कह दूं मध्यवर्ती, ये आपको कहां से कहां देखने को मिलेंगे, 70 से 300 किलोमीटर की गहराई पे। और लास्ट में कहूं डीप फोकस, या जिनको मैं कह दूं गहरे उद्गम केंद्र वाले, और ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पे। तो ये 3 प्रकार के भूकंप हमने पढ़ लिए। अब भूकंपों को मापा कैसे जाए। हमने एक चीज पढ़ी थी अगर आपको याद हो कि भूकंप की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, सीस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप कैसे मापा जाता है, इसके लिए एक मीटर लगाते हैं जिसको सीस्मोमीटर कहते हैं, और भूकंप के उस ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं, सीस्मोग्राफ कहते हैं। यहाँ पे और आगे अगर हम चलें तो भूकंपों को 2 आधार पे हम लोग मापने की कोशिश करते हैं। तो भूकंप को 2 आधार पे, पहला भूकंप के मैग्नीट्यूड, परिणाम, और दूसरा इसके इंटेंसिटी के आधार पे हम लोग मापने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये परिणाम क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है और इसके आधार पे हम भूकंपों को कैसे मापते हैं। तो मैग्नीट्यूड या परिणाम में अगर आप देखेंगे तो परिणाम के संदर्भ में भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा के आधार पर भूकंपों का क्या मापा जाता है, आकार मापा जाता है कि भूकंप कितना खतरनाक है। तो यहाँ पे आपने दो चीजें देखी, कौन कौन से शब्द, एक तो आपने देखा भूकंप के समय ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा को अगर आप माप रहे हो, इसका परिणाम अगर आप माप रहे हो तो इसको किस आधार पर आपने भूकंप को नापा, परिणाम के आधार पर भूकंप को मापा। इसी को बोला जाता है, अगर आपको पता हो, रिक्टर स्केल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल में क्या होता है, रिक्टर स्केल में 1 से 10 तक के अंक होते हैं। क्या होते हैं, 1 से 10 तक के अंक होते हैं। इस आधार पे हम लोग मापते हैं। अगर आप देखेंगे कि 5.5 हमने कहा भूकंप आया है, तो 1 से 10 तक में कहीं 5.5 रहा होगा, तो उस पे हमने बता दिया इसका परिणाम कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5.5 है, 5.5 है। तो ये जो 1 से 10 होते हैं, ये बेसिकली होता क्या है, ये लॉग होता है। क्या होता है, हम लॉग लेते हैं। आपने अगर गणित आपने पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा, वहां पे लॉग एक फंक्शन होता है। तो जो लॉग फंक्शन होता है वो हम लेते हैं और उसके आधार पे हम क्या मापने की कोशिश करते हैं, परिणाम मापने की कोशिश करते हैं। किसका, भूकंप के समय जो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, जो ऊर्जा का विसर्जन हो रहा है, उसको मापने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। अब हमको ये नहीं देखना है कि इसका लॉग कैसे निकालते हैं या लॉग क्या होता है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जो रिक्टर स्केल होता है जिससे हम क्या मापते हैं, परिणाम मापते हैं, उसमें कितने से कितने अंक हो सकते हैं, 1 से 10 होते हैं। तो क्या सर इसमें 11 नहीं हो सकता? देखो, हो तो इसमें 11 भी सकता है, 12 भी सकता है, आप 50 तक ले जाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी तीव्रता के भूकंप अभी तक पृथ्वी में महसूस नहीं किए गए हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा तीव्रता का जो भूकंप है वो शायद 9.5 रिक्टर स्केल पे उसको मापा गया था, जो शायद दक्षिणी अमेरिका में, आप जब इसको पढ़ेंगे किताब में तो आप पाएंगे दक्षिणी अमेरिका में वो भूकंप आया था। तो जब सबसे अधिक तीव्रता का ही 9.5 का है, तो 10 के ऊपर भूकंप अभी तक पृथ्वी पे हमने अभी तक नहीं देखे। हो सकता है भविष्य में आ जाए, जब पृथ्वी विनाश के निकट हो रही है तो इतना भूकंप आ जाए। तो जब तो आ ही जाएगा, जब पृथ्वी का विनाश ही हो जाएगा, तो अब फिर माप के भी क्या करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग, इसमें कितने अंक होते हैं, 1 से 10 तक होते हैं। ये लघु गणकीय फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन होता है। और इसमें एक चीज आप याद रख सकते हैं, जैसे 4 से 5, पहले भूकंप आया था 4 स्केल का और दूसरी बार भूकंप आया 5 स्केल का। तो इसका जो प्रभाव है वो एक अंक बढ़ते ही कितना हो जाएगा, 10 गुना इसका प्रभाव हो जाता है। कितना हो जाएगा, 10 गुना प्रभाव हो जाएगा। मतलब 4 से 5 तक आप पहुंचेंगे तो प्रभाव कितना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। ठीक है, और बाकी अगर आप लॉग में देखेंगे तो लॉग में अगर लॉग 3 और लॉग 4 के बीच का, तो आप देखेंगे 32 गुना होता है ना, 32 गुना। तो ये हमको ज्यादा समझने की कोशिश नहीं है, हमको ज्यादा यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो रिक्टर स्केल होता है वो लघु गणकीय आधार पे मापता है। किसको मापता है, ऊर्जा को वो मापता है। और कितने अंकों में मापता है वो, 1 से लेके 10 तक मापता है। इसको कौन सा स्केल आप बोलोगे, इसको आप बोलोगे रिक्टर स्केल। कौन सा स्केल, रिक्टर स्केल। आगे चलते हैं। रिक्टर स्केल के बाद अगर हमको तीव्रता मापनी है, क्या मापनी है, तीव्रता मापनी है, तो तीव्रता मापने के लिए हमारे पास कौन सा स्केल है, इसको बुलाता है मर्कली स्केल। कौन सा स्केल है, मर्कली स्केल इसको कहा जाता है, मर्कली स्केल। या इसी को आप कई किताबों में मॉडिफाइड भी कहा जाता है, मॉडिफाइड मर्कली स्केल। तो वो सेम चीज है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इससे हम भूकंप की क्या मापेंगे, तीव्रता मापेंगे। तो तीव्रता भूकंप की प्रबलता को मापती है। इससे भूकंप से हुए हानि के संदर्भ में हमें पता लगता है। अब आप ऐसे समझिए कि हमको कैसे पता लगता है कि 3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, तो हमको पता लग गया कि उसमें हमने ऊर्जा का मापन किया। लेकिन अब उस ऊर्जा के मापन से हम इस चीज का पता कैसे लगा पाए कि भूकंप
में जो हानि हुई है वो 3 के में ज्यादा हानि हुई है या 4 में ज्यादा हानि हुई है या 5 में ज्यादा हानि हुई है। तो इसको मापने के लिए कि भूकंप की प्रबलता कितनी है, इससे कितनी हानि हो सकती है, हम लोग कौन सा स्केल यूज करते हैं? मर्कली स्केल। ये क्या मापता है? तीव्रता को मापता है। अब देखिए इस चीज से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे मापते हैं। ये रिक्टर परिणाम में आप देख रहे हैं 0 से 2, 2.9 से 3, 3 से आगे ऐसे बढ़ता जा रहा है आगे। अब मानिए 0 से 2 आपको रिक्टर स्केल में देखने को मिल रहा है, तो ये कैसा भूकंप है? ये सूक्ष्म भूकंप है। अब इससे इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं ये आपको महसूस भी नहीं होंगे। अब आप बात करें 2 से लेके अगर हम 3 पे पहुंच जाए तो ये अल्प भूकंप कहेंगे, इनको माइनर अर्थक्वेक कहोगे। प्राय महसूस होते हैं लेकिन दर्ज नहीं किए जाते क्योंकि बहुत छोटे हैं। और अगर 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो महसूस तो हो जाएंगे लेकिन क्षति इनसे आपको नहीं होगी। अगर 4 से ऊपर हम पहुंच गए तो ये हल्के भूकंप होंगे और इसमें घरेलू वस्तुओं में कंपन, कपाने का शोर और कुछ क्षति संभव है। ऐसा हो सकता है कि आपके पंखे हिलने लग जाएं, कोई लाइट, लटकी हुई लाइट है वो आपको हिलती हुई दिख जाएगी। वो कौन सा भूकंप होगा? रिक्टर स्केल पे उसका परिणाम कितना आ रहा होगा? 4 से ज्यादा आ रहा होगा। 5 से ज्यादा है तो इनको मध्यम भूकंप आप कहेंगे। कमजोर निर्माण को क्षति संभव है, मजबूत निर्माण में हल्की क्षति, मतलब क्रैक आ सकते हैं जिनको आप कहते हैं दरारें। और कच्चे अगर मकान है तो हो सकता है वो ढह भी जाए। अगर बहुत पुराना कोई कच्चा मकान है, गोबर से बना हुआ मकान है, मिट्टी से बना हुआ मकान है, तो हो सकता है वो ढह भी जाए। अगर 6 से ऊपर के भूकंप हैं तो इनको शक्तिशाली कहा जाता है। अधिकेंद्र के 160 किलोमीटर व्यास तक की आबादी वाले क्षेत्रों में विध्वंसकारी हो सकते हैं। यहाँ पे ये आपका अधिकेंद्र है, इससे 160 किलोमीटर अगर आप चलेंगे, 160 किलोमीटर क्या होगा व्यास अगर इसका है, त्रिज्या और व्यास उम्मीद करता हूं आपको पता होंगे। तो 160 किलोमीटर अगर व्यास में आप देखेंगे तो बहुत विध्वंसकारी, बहुत तबाही ये मचा सकता है। 7 से ऊपर है तो इसको आप मेजर अर्थक्वेक कहोगे, व्यापक कहोगे। बड़े क्षेत्रों में प्रभावी या क्षति हो सकती है और गंभीर क्षति यहाँ पे हो सकती है। जो तुर्की में अभी भूकंप आया था वो आप मुझे बताइए, तो वो आपको शायद यहीं कहीं देखने को मिलेगा। दिल्ली में हाल ही में जो भूकंप के झटके महसूस किए वो 5.5 के महसूस किए थे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए 8 से ऊपर अगर पहुंच गए तो विशाल भूकंप है। 100 मील से परे का क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है, गंभीर क्षति इससे संभव है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि तुर्की में जब भूकंप आया था तो भारत तक या जहां आप रहते हैं उसके झटके महसूस नहीं हुए थे, लेकिन अगर वही भूकंप 8 से ज्यादा का होता है रिक्टर स्केल पे तो हो सकता है वो झटके आप तक भी महसूस हो जाएं। और 9 से ऊपर है तो 1000 मील से परे का क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे 10 से ऊपर ये विशालतम होते हैं, भयंकर होते हैं, अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं। अभी तक जितना हमको पता है उसमें ये कभी भूकंप इतने ज्यादा स्केल के नहीं आए। तो ये कौन सा परिणाम आप क्या नाप रहे हैं? परिणाम नाप रहे हैं। और किस स्केल से आप माप रहे हैं? रिक्टर स्केल से माप रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया रिक्टर स्केल से कैसे चीजें मापी जाती हैं। यह है संशोधित मर्कली स्केल या जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड मर्कली स्केल। तो इसमें इस प्रकार से मापा जाता है। देखिए उपकरणीय इंस्ट्रूमेंटल, ये केवल उपकरणों में दर्ज होता है जो बहुत कम तीव्रता का है। दूसरा जो क्षीण, वो कहाँ पे कुछ ही लोगों द्वारा महसूस किया जा सकता है, जिनको मान लीजिए रात में भूकंप आया और आपको नींद नहीं आ रही है, या कई बार होता है ना कि बहुत तेजी से हमको चीजें ऑब्जर्व हो जाती हैं, तो उन लोगों को ये हो जाएगा। अल्प या स्लाइड जिनको कहेंगे, घरों के भीतर बैठे लोगों द्वारा महसूस किया जा सकता है। कंपन किसी बड़े ट्रक से गुजरने के समान हो सकता है। अगर आप किसी बड़े ट्रक के पास खड़े हैं और आपके पास से वो गुजर गया तेजी से तो एक वाइब्रेशन फील हो जाएगा ना आपको। तो कुछ इस प्रकार के अगर भूकंप आए तो उसको आप अल्प कहोगे, स्लाइड भूकंप कहोगे। संयत या जिसको मॉडरेट कहा जाता है, भवनों के भीतर बहुत से लोगों द्वारा महसूस किया जा सकता है। बर्तन, खिड़की, दरवाजे आदि हिलते और खड़खड़ाते हैं। जैसे हमने बात करी थी ना 3 से ऊपर जब आएगा रिक्टर स्केल पे, तो यहाँ संशोधित मर्कली में कुछ शक्तिशाली, इससे मॉडरेट से ऊपर जाएंगे तो बाहर बहुत लोगों द्वारा महसूस किया जा सकता है। बर्तन और खिड़कियां तड़क सकते हैं और बड़ी घंटियां बज सकती हैं। कंपन किसी रेलगाड़ी के घर के समीप गुजरने के समान होगा। यहाँ पे महसूस होगा कि ट्रक गुजरा है, यहाँ पे महसूस होगा कि रेलगाड़ी गुजरी है। तो आप ये तो बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि जब रेलगाड़ी गुजरती है तो वाइब्रेशन ज्यादा फील होगा, जब ट्रक गुजरेगा तो वाइब्रेशन कम फील होगा। इसके बाद शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली, विनाशकारी, खंडरकारी, विध्वंसात्मक, अधिविध्वंसात्मक और प्रलयकारी। ये अलग अलग तरीके से हमने इसमें क्या नापा है? इंटेंसिटी मापी है। और कौन से स्केल से हम मापते हैं? मरकरी से। क्या मापते हैं? तीव्रता या इंटेंसिटी को मापा जाता है।
किस स्केल में हम लोगों ने लॉग का प्रयोग किया था, लॉगरिथम का लघु गणकीय फंक्शन का प्रयोग किया था, तो आपको पता होना चाहिए रिक्टर स्केल में हम लोगों ने इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। यहाँ पे जो संशोधित मरकरी स्केल है, यहाँ पे रोमन संख्या में, कौन सी संख्या में, रोमन संख्या में ऐसे अंक लिखे होते हैं 1 2 3 और कहां तक आपको देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे 12 तक। कहां तक देखने को मिलेंगे, 12 तक। जबकि मैं बात करूं अगर रिक्टर स्केल की, तो वहां पे आपको 1 से 10 अंक देखने को मिलेंगे और उसमें क्या लिया जाता है, लॉग लिया जाता है। और अगर आपको ये मापना है कि कितना विध्वंसकारी भूकंप है, क्या क्या हानि वो पहुंचा सकता है, तो हम किस स्केल की मदद लेते हैं, मरकरी स्केल की हम लोग मदद लेते हैं। दो चीजें, दो शब्द और हमको पढ़ने हैं। दो शब्द कौन से हैं, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। एक रेखा, एक रेखा कहा जाता है, एक को हम बोलते हैं सह भूकंप रेखा। क्या कहते हैं, सह भूकंप रेखा, सह भूकंप रेखा। और जो दूसरी रेखा होती है उसको कहा जाता है सम भूकंप रेखा। क्या कहा जाता है इसको, सम भूकंप रेखा। सह भूकंप रेखा और सम भूकंप रेखा, इसको कहा जाता है होमोसीस्मल लाइन। इसको नीचे वाली को कहते हैं हम लोग आइसोसीस्मल लाइन, है ना। देखो सीस्मल से तो आप समझ जाओगे, सीस अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, भूकंप से रिलेटेड है। अब क्या मतलब होता है सह का और क्या मतलब होता है सम का। देखो सम जो शब्द है वो आप देख रहे हो एक हिंदी भाषा का शब्द है समान, तो वहां से कहीं लिया होगा समान, सामान्य समान, है ना। और सह, सह मतलब साथ, सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला विद्यार्थी, उसको आप क्या कहोगे, सहपाठी कहोगे। तो ऐसे समझिए कि ये एक हिस्सा है, यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस हुए, यहाँ पे भूकंप के झटके, यहाँ पे और यहाँ पे, इन 4 जगह भूकंप के आपको झटके महसूस हुए। तो अगर मैं कोई ऐसी लाइन बना दूं जो इन चारों बिंदुओं को जोड़े, और यहाँ पे भी सुबह 7 बजे आपको भूकंप के झटके महसूस हुए थे, यहाँ पे भी 7 बजे हुए सुबह की, यहाँ पे भी सुबह 7 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए और यहाँ भी सुबह 7 बजे। तो ऐसी लाइन अगर मैंने बना दी, कैसी, कि जहां पे 7 या एक साथ क्या झटके महसूस हो रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, तो इस प्रकार की लाइन को आप कौन सी लाइन कहोगे, होमोसीस्मल लाइन। ऐसे को कहा जा सकता है सह भूकंप रेखा। अब मैं बात करूं सम भूकंप रेखा क्या हो सकता है, तो सम भूकंप रेखा में आप देखेंगे ये कोई स्थल है, यहाँ पे भूकंप आया है और अलग अलग टाइम पे भूकंप आया है ना। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। लेकिन रिक्टर स्केल पे जब मापा गया तो यहाँ पे भी 4.4, ये भी 4.4, 4.4 और 4.4, इन सब जगह 4.4 रिक्टर स्केल पे हमने इसको मापा है। मतलब अगर ऐसी कोई लाइन में बना दूं जो इन चारों पॉइंटों को मिला है, तो इस लाइन को आप क्या कहोगे, सम भूकंप रेखा कहोगे। तो अगर रिक्टर स्केल पे आपने समान भूकंप मापा है, तो ऐसी रेखा आप क्या कहलाएगी, सम भूकंप रेखा। और ऐसी रेखा जहां पे एक साथ भूकंप आने वाले स्थान को अगर मैं मिला दूं, तो ऐसी रेखा क्या कहलाएगी, ऐसी रेखा कहलाएगी सह भूकंप रेखा। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, सह क्या होता है, सम क्या होता है, होमो क्या होता है और आइसो क्या होता है। अब बात करते हैं भूकंप आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी, भ्रंशन या जिसको फॉल्टिंग भी कह सकते हैं, प्लेट विवर्तनिकी और मानव जनित। देखो पहले सिर्फ ये माना जाता था कि भूकंप आने के सिर्फ ये कारण हो सकते हैं, और ये कारण आप देखेंगे तो ये कैसे कारण है, प्राकृतिक कारण है। कैसे कारण है, प्राकृतिक, या इनको मैं कह सकता हूं ये कैसे कॉजेज हैं, ये नेचुरल कॉजेज हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, तो हम देखते हैं कि मानव जनित भी कुछ भूकंप देखने को मिल गए हैं। तो ये कैसे भूकंप है, ये मानव जनित, या इनको कह सकता हूं मैन मेड।
मनुष्य द्वारा बनाए गए, मनुष्य द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जिससे क्या आ गए, भूकंप आ गए। आपने एक मूवी देखी होगी, एक पिक्चर का नाम सुना होगा, परमाणु। तो उस परमाणु मूवी में जॉन अब्राहम की जो मूवी है परमाणु, उसमें आप देखेंगे लास्ट में क्या होता है, जब परमाणु परीक्षण किया जाता है तो वहां पे भूकंप आता है ना। किस प्रकार का कारण है? हमने मानव ने बनाया है वो परमाणु बम, नेचर ने तो हमको नहीं दिया, मानव ने बनाया, मानव ने उसका परीक्षण किया और उससे क्या आ गया, भूकंप आ गया। तो भूकंप के कारण हुए मानव जनित। अब ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, आपको पता है कि जब मैग्मा बाहर आएगा, चट्टानों को तोड़ेगा, तो क्या आएंगे, उससे ज्वालामुखी उद्गार होगा और ज्वालामुखीता से क्या हो सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। फॉल्ट, फॉल्ट हमने देखा था, जो समानांतर प्लेट सीमा है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे और इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, ये फॉल्ट देखने को मिलेगी, ये भ्रंश देखने को मिलेगा। तो ये जब प्लेटें एक दूसरे की और दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही है, बीच में दरार आ गई प्लेट में, तो वहां भी क्या देखने को मिलेंगे, आपको फॉल्ट से भूकंप देखने को मिलेंगे। प्लेट विवर्तनिकी में हमने देखा था अभिसारी, अपसारी और समानांतर तीनों ही प्लेट सीमाओं में, प्लेट गतियों में आपको क्या देखने को मिलेंगे, भूकंप देखने को मिलेंगे। मानव जनित में हमने देखा, एक तो नाभिकीय परीक्षण हो सकता है, दूसरा आपको पता हो हम लोग क्या बनाते हैं, बांध बनाते हैं, बांध से भी क्या आता है, भूकंप आ जाते हैं। कैसे भूकंप आते हैं बांध से, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। भूकंप के कारण से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करना अपना शुरू कर देंगे। तो इस क्लास में मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि भूकंप को कैसे तो मापा जाता है, क्या होता है भूकंप, भूकंप में फोकस क्या होता है, भूकंप में जिसको मैं कहूँ उद्गम केंद्र क्या होता है, या भूकंप में मैं बात करूं अधिकेंद्र क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, कौन एक दूसरे के समानांतर होंगे, या मैं बात करूं वो परपेंडिकुलर होंगे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे भूकंप के कारण और ज्वालामुखी से, और इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है, किसको, चैनल को। जो पीडीएफ है क्लास की वो यहाँ पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम में अगर सर्च भी मारेंगे मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी, तो वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आज बहुत सारी बातें हुई कि नोट्स कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार बननी चाहिए। इसी प्रकार के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रिंटेड मटेरियल की नहीं, हैंड रिटन नोट्स, तो वो आपको स्टडी IQ IAS प्रोवाइड कराएगा। कहाँ पे, अपने फाउंडेशन कोर्स में। फाउंडेशन कोर्स में जुड़ जाइए, जिसकी आखिरी तारीख है 3 अप्रैल से बैच शुरू हो जाएगा। आपको कोड कौन सा यूज करना है, MB लाइव कोड यूज करना है, जिससे जो प्राइस है वो आपको 30,000 नहीं देनी है। आपको कितना पैसा देना है, आपको मात्र 18,999 रुपए में 2 साल की वैधता के लिए UPSC फाउंडेशन का कोर्स मिल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि स्टडी IQ ने जो एजुकेशन है वो कैसे बना दी है, अफोर्डेबल बना दी है। अब हर कोई सिर्फ इसके आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास संसाधनों की कमी है इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा। स्टडी IQ IAS हिंदी ने आपको लगातार गिफ्ट दिए हैं, और स्टडी IQ IAS हिंदी अफोर्डेबल एजुकेशन में आप देख रहे हैं मात्र 19,000 रुपए में 2 साल की वैधता के लिए आपको कोर्स मिल रहा है। लेकिन ये 19,000 रुपए में आपको तभी मिलेगा, आप कब मिलेगा, जब आप कोड कौन सा यूज करेंगे, MB लाइव कोड यूज करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तथा कमेंट सेक्शन में जो जो मैं सवाल पूछता हूं उन सबके आप जवाब भी दीजिए, तथा कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।